हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। देखो, सेंटर के लिए तो ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। कि एक हमारे पास सर्कुलर कॉइल है और उस सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर उस सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड की जा सकती है। ठीक, ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है। अब आप कहोगे सर्कुलर तो लग नहीं रहा है। इसको हमने बच्चों थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि इसको हमने कैसे रखा है। इसको हमने रखा है इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। इसका प्लेन जो रखा है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर रखा है ना। जैसे ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो साइड से आपको, साइड से ऐसा दिखेगा है ना, साइड से इतना भी नहीं दिखेगा, बल्कि इससे भी नैरो दिखेगा। बट इतना मैंने बना दिया है कि थोड़ी सी बात समझ में आ जाए, है ना, साइड से। अच्छा, एक चीज आप इसको और इमेजिन करो कि ये अब साइड से आपको समझ में आ गया, ये ऐसे है कि इसका जो प्लेन है वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका जो प्लेन है वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। और यह इस तरीके से है कि आधा सेमी सर्कल बाहर की तरफ है और आधा बोर्ड के अंदर की तरफ है। सेमी सर्कुलर पार्ट इसका ऐसे बाहर की तरफ है और सेमी सर्कुलर पार्ट इसका अंदर की तरफ है। इतना है। ये समझ में आई बात आपको? ठीक है। इसका ये सेंटर है और सेंटर से एक्सिस पर मान लो यहां पर एक पॉइंट है P, मान लेते हैं यहां से x डिस्टेंस पर, और इसका जो रेडियस है वो क्या है? R है। ठीक, अच्छा, इसमें करंट है I कुछ इस तरीके से। ये करंट है इसमें I। ठीक, ओके। यहां पे हमने निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड P। चलो, बायोट-सावर्ट लॉ अप्लाई करके हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बच्चों। तो बायोट-सावर्ट लॉ अप्लाई करने का तरीका क्या था? बायोट-सावर्ट लॉ अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम एक dl लेते थे, बहुत छोटा सा, है ना। तो हम यहां पर dl कहां ले रहे हैं बच्चों, वो आपको जरा समझनी पड़ेगी बात। मैं यहां पर एक छोटा सा dl ले रहा हूं करंट की डायरेक्शन में। dl कहां लेते हैं? करंट की डायरेक्शन में लेते हैं। मैं यहां पे एक छोटा सा dl ले रहा हूं और वो dl मैं एग्जैक्ट उस पॉइंट पे ले रहा हूं जहां पर ये इस बोर्ड को इंटरसेक्ट कर रहा है। dl मैं कहां पे ले रहा हूं? जहां पर ये इस बोर्ड को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहां पर ये करंट ऐसे है ना, मान लो ये जो इसका सेमी सर्कुलर पार्ट है बाहर की तरफ, उससे करंट ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है। तो ये जो dl है, ये dl है एग्जैक्ट उस पार्ट पे जहां पर ये बोर्ड को इंटरसेक्ट कर रहा है। dl सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे मैं ले रहा हूं तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, करंट की डायरेक्शन में। तो यहां पर जो dl है बच्चों, यहां पर जो dl है उसकी डायरेक्शन होगी ऐसे बाहर की तरफ। ठीक, इस पॉइंट पे जो dl है उसकी डायरेक्शन कैसे हो गई? ऐसे बाहर की तरफ। ठीक है, अच्छा, दूसरा हम लोग क्या करते हैं? एक r बनाते हैं। dl से उस पॉइंट की तरफ एक वेक्टर बनाते हैं। ये रहा वो वेक्टर r। dl से उस पॉइंट की तरफ हमने एक वेक्टर बनाया r। ये रहा वो r। और फिर हम देखते हैं कि dl और r के बीच में एंगल कितना है ना। dl कैसे है? dl यहां बाहर की तरफ है और r है ऐसे। तो r है इस बोर्ड के प्लेन में और dl है ऐसे बाहर वाले प्लेन में। r तो है बोर्ड के प्लेन में और dl है बाहर वाले प्लेन में, मतलब बाहर वाले प्लेन में मतलब बोर्ड से बाहर आता हुआ। तो बोर्ड से बाहर आती हुई कोई भी लाइन बोर्ड में बनी हुई किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर होगी, है ना। ये ऐसे आ रहा है ना dl ऐसे, तो ये r से इसका एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो dl और r के बीच में जो एंगल होता है बच्चों बायोट-सावर्ट लॉ में, जो थीटा आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है ना बायोट-सावर्ट लॉ में, उसमें जो थीटा है वो dl और r के बीच का एंगल होता है। और यहां पर वो थीटा मेरे को क्या मिल गया? 90 डिग्री। समझ में आई बात यहां तक? ओके, फिर हम देखेंगे कि इस dl की वजह से, इसका नाम लिख लें यहां पे, इस dl की वजह से P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसके लिए आपको क्या बताया था? राइट हैंड थंब रूल बताया था, है ना। तो जरा लगा के देखें, आपने dl पे अपना राइट हैंड इस तरीके से रखना है कि आपकी जो फिंगर्स हैं राइट हैंड की वो r की तरफ घूम जाएं।
अब डीएल कैसे, ऐसे बाहर की तरफ है यहाँ पे, तो डीएल पे अगर मैं हाथ अपना रखूंगा और आर की तरफ फिंगर्स को घुमाऊंगा, आर ये रहा ना, आर की तरफ फिंगर्स को घुमाऊंगा, तो देखो जरा थंब कैसा आया मेरा, थंब आ रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कि डीबी जो है यहां पे इस डायरेक्शन में, डीबी। समझ में आई बात? ओके। अच्छा, मान लेते हैं ये एंगल है फाई, इस डीबी के कंपोनेंट्स करो। डीबी के कंपोनेंट्स क्यों करने हैं अभी बता देंगे, अभी बात समझ में आ जाएगी, बट पहले कंपोनेंट्स कर ले। डीबी के अगर मैं दो कंपोनेंट्स करूं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये एंगल है फाई, ये एंगल होगा 90 माइनस फाई, है ना, ये पूरा 90 है। अच्छा, ये भी 90 है क्योंकि डीबी इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड डीएल। जो डीबी है वो डीएल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो डीबी जो होगा वो आर और डीएल दोनों के परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो आर के परपेंडिकुलर ये पूरा एंगल भी हो गया 90 डिग्री। सो इफ दिस इज फाई, दिस इज 90 माइनस फाई, सो दिस वन इज ऑल्सो फाई एंड दिस इज 90 माइनस फाई, ये वाला। तो डीबी, ये रहा डीबी, ये एंगल है फाई, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा डीबी कॉस फाई और ये वाला कंपोनेंट होगा डीबी साइन फाई। समझ में आई बात? पर हमने कंपोनेंट्स किए क्यों? अच्छा, अभी पता चल जाएगा। अगर मैं इस डीएल के ठीक सामने एक और डीएल लेता हूं, डीएल के ठीक सामने मतलब यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचो, डायमीटर बनाओ इसका सेंटर से पास होती हुई, और जहां पे ये इंटरसेक्ट करे दूसरी तरफ इस कॉइल को, वहां पर लेना है एक और डीएल। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? देखो बच्चों, हम निकालना चाहते हैं इस पूरे के लिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, और इस छोटे से हिस्से के लिए मैग्नेटिक फील्ड है ये, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम इसको डायरेक्ट क्यों नहीं इंटीग्रेट कर देते? क्योंकि इंटीग्रेशन वाले में आपको बताया था मैंने कि अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो तभी कर सकते हैं अगर वो सारे डी, जैसे मुझे डीबी को इंटीग्रेट करना है, तो अगर सबके लिए डीबी ये वाला सेम डायरेक्शन में होगा तभी इंटीग्रेट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो मेरे को कैसे पता बाकी के डीएल के लिए डीबी कहां आएगा? निकाल के देख लेते हैं, है ना। तो ये वाला जो डीएल है, इससे ये पॉइंट P कितने डिस्टेंस पर होगा? इससे ये पॉइंट P होगा R डिस्टेंस पे। भैया सिमेट्री है, जितना ये उतना ये, है ना। अगर ये R है तो ये भी R है, ये वाला वेक्टर, ठीक। ये भी, ये रेडियस R होगा। अच्छा, इस DL के लिए यहाँ DB किस डायरेक्शन में होगा, यही तो हम लोग सोचना चाह रहे हैं। तो ये वाला DL कैसे होगा? देखो यहां से ऐसे करंट ऐसे बाहर आके इसमें ऐसे अंदर जा रहा है, तो ये वाला जो DL है वो अंदर की तरफ है। तो इस DL पे ये वाला हाथ, राइट वाला हैंड इस तरीके से रखो कि फिंगर्स R की तरफ घूमे। अगर मैं DL पे ये हाथ ऐसे रखता हूं तो फिंगर्स तो इधर घूम रही, R इस तरफ है क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब है DL पे कैसे रखा जाएगा, ये हाथ ऐसे रखा जाएगा, तो R की तरफ फिंगर्स घूम जाएंगी। तो ये कैसे आ रहा है थंब? ये आ रहा है ऐसे। यानी कि इस वाले के लिए जो DB है, मान लो वो DB डैश है, हमें क्या पता भैया, जो DB इसके लिए वही DB इसके लिए, बट हमें पता है, थोड़ा सा हम लॉजिक लगाएं तो सिमेट्री से हम जान सकते हैं कि दोनों का जो DL है, पैर में मेरे घूम गया है तार पूरा माइक का, दोनों का जो DL है, दोनों DL के लिए सॉरी जो DB है वो बिल्कुल सेम होगा, है ना। क्योंकि DB, चलो DB है क्या, DB क्या है, DB है म्यू नॉट बाय, यहीं क्लियर कर लेते ना बात को, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई DL साइन थीटा, थीटा DL और R के बीच का एंगल, साइन 90 बाय R स्क्वायर। तो बताओ इस वाले DL का DB और इस वाले DL के DB में कोई फर्क होगा? म्यू नॉट सबके लिए सेम, 4 पाई सेम, I सेम, DL की लेंथ सेम ले ली, साइन 90 R, तो ये दोनों DB क्या है? सेम, ठीक। एंड बाय सिमेट्री इफ दिस एंगल इज फाई, दिस एंगल इज ऑल्सो फाई, इसके भी कॉम्पोनेंट्स बना लो। ये फाई है तो ये भी फाई है, ये DB है तो ये DB कॉस फाई है, और ये DB साइन फाई है। तो बच्चों देखो, इन दोनों DL के लिए जो DB है वो सेम डायरेक्शन में थोड़ी आया, तो अगर हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करते तो गलती हो जाती, है ना। इस वाले DL का DB इधर आ रहा है, इस वाले DL का DB इधर आ रहा है, इसीलिए हमने इसके कंपोनेंट्स बनाए हैं। अब जब हमने इसके कंपोनेंट्स बनाए तो हमने देखा DB cos फाई इसका इधर और इसका इधर, ये दोनों तो कटेंगे क्योंकि ये DB और DB बिल्कुल इक्वल हैं, cos फाई साथ में है, तो पूरे कंपोनेंट्स दोनों बराबर हो गए, एक ऊपर एक नीचे, दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को।
और ये दोनों कंपोनेंट्स जो है सेम डायरेक्शन में, तो ये दोनों कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो क्या मैं करूं, इन दोनों को ऐड कर दूं और नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी? नहीं, ये तो अभी सिर्फ इन दोनों की वजह से है जो वो आएगी ना, इन दोनों को ऐड करके, तो मेरे को तो पूरे कॉइल की निकालनी है। अब हर एक जगह पर डीएल डीएल कैसे लें, नहीं, जरूरत नहीं है। यहां से हमको आइडिया मिल गया, समंदर के एक ड्रॉप की जो टेस्ट है, बाकी पूरे समंदर को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सेम ही होगा, है ना। छोटी सी चीज से आइडिया लग जाता है, बड़ा कैसा। सो अगर मैं एक डीएल यहां ले लेता और ठीक उसके डायमेट्रिकली अपोजिट डीएल यहां ले लेता, अगर एक यहां लेता, एक यहां लेता, एक यहां लेता, एक यहां लेता, ऐसे मैं कितने पेयर बना सकता हूं एक दूसरे के डायमेट्रिक अपोजिट एंड्स पे? ऐसे मैं बना सकता हूं इनफाइनाइट पेयर्स। उन सारे पेयर्स के लिए कंपोनेंट्स कैसे होंगे बच्चों? उन सारे पेयर्स के लिए कंपोनेंट एक, मतलब डीबी इधर, फिर एक का इधर, एक का इधर, एक का इधर, एक का इधर, उन सब के डीबी कॉस फाई वाले कंपोनेंट्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे और डीबी साइन फाई वाले सबके इधर होंगे। यानी कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे, वो डीबी साइन फाई वाले कंपोनेंट का इंटीग्रल होगी। हमने सारे डीबी साइन फाई वाले कंपोनेंट्स को जोड़ना है। आप इमेजिन करो कि ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है P, ये वाला पॉइंट है P, ये रहा। और आप एक कोन इमेजिन करो, जिस कोन के वर्टेक्स पर है ये पॉइंट, ये पॉइंट इस कोन के वर्टेक्स पर है, ये रहा कोन। अच्छा, तो ये जितने भी डीबी है ना बच्चों, ये डीबी सारे इस कोन के सरफेस के अलोंग हैं, ऐसे ऐसे। समझ में आ रही है आपको बात? इन सबका जब मैं कंपोनेंट करता हूं तो डीबी कॉस फाई इधर और डीबी साइन फाई सबका इधर आता है। डीबी कॉस फाई कैसे आता है? सबका, एक का इधर तो उसके ठीक सामने वाले का इधर, इधर तो उधर, इधर तो कैसे? आप इमेजिन करो कि यहां पे एक सर्कल है, यहां पे एक सर्कल इमेजिन करो, वो सर्कल है इस सर्कल के पैरेलल, उस सर्कल के अलोंग ये सारे डीबी कॉस फाई वाले कंपोनेंट्स हैं, ऐसे इनफाइनाइट एरोज, एक ऐसे, दूसरा ऐसे, एक ऐसे, एक ठीक इसके सामने ऐसे, एक ऐसे, ठीक इसके सामने ऐसे, एक ऐसे, ठीक इसके सामने ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ये सारे एक दूसरे को काट देंगे और डीबी साइन फाई वाले सबके इस तरफ है तो ऐड हो जाएंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या है? नेट मैग्नेटिक फील्ड है डीबी साइन फाई वाले कंपोनेंट्स का इंटीग्रल। नेट मैग्नेटिक फील्ड है डीबी साइन फाई वाले कंपोनेंट्स का इंटीग्रल। ये रहा हमारा डीबी साइन 90 होता है 1, सो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। आर क्या है? आर है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, और उसका भी स्क्वायर कर दिया तो रूट जाएगा हट, इनटू क्या है? साइन फाई, है ना। तो बी नेट कितना हो गया इस पॉइंट पे? बी नेट हो गया डीबी साइन फाई वाले कंपोनेंट्स का इंटीग्रल। सारे साइन फाई वाले कंपोनेंट्स को जोड़ना है ना, छोटे 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 सारे जोड़ने, तो मतलब उन सबको क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। कंटिन्यूएशन में है ना, क्योंकि क्या बोल गए सर? कंटिन्यूएशन मतलब क्या? तो भैया बेसिक्स अगर आपको समझने हो इंटीग्रेशन के तो आप जाइए इंटीग्रेशन वाले मेरे लेक्चर्स देखिए, वहां पे मैंने डिटेल में बताया कि इंटीग्रेशन क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों लगाया जाता है और किस सिचुएशन में कैसे लगाया जाता है। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, जो 11th-12th के स्टूडेंट्स को रहती ही है पूरे 2 साल, तो आप उन वीडियो लेक्चर्स को देखिए, आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी। डीबी साइन फाई क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आर बाय ये वाला आर, फिर से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जो भी बाहर लिया जा सकता है, जो कांस्टेंट्स है उनको बाहर ले लो, है ना। म्यू नॉट बाय 4 पाई पूरा कांस्टेंट है, करंट इसमें कांस्टेंट रहेगा, रेडियस कांस्टेंट रहेगा, इनफैक्ट एक्स भी कांस्टेंट रहेगा ना, क्योंकि हमने पहले से ही फिक्स कर लिया कि इतने डिस्टेंस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो वो डिस्टेंस जो है सेंटर से वो फिक्स कर लिया। अच्छा, ये दोनों सेम टर्म्स हैं, इसकी पावर 1 है, इसकी 1/2 है, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी? टोटल पावर हो जाएगी 1 + 1/2, यानी के 3/2 अंदर ले दे के बचता है dl।
डीएल का इंटीग्रल, डीएल क्या है, इसके ऊपर एक छोटा सा हिस्सा, इस सर्कुलर कॉइल के एक लेंथ का एक छोटा सा पार्ट है, उसका इंटीग्रल मतलब सर्कुलर कॉइल की टोटल लेंथ। सर्कुलर कॉइल की टोटल लेंथ हो गई 2πr, वो यहां पर पुट करें, पाई से पाई कट गया, एक 2 से ये कटेगा, तो फाइनल हमारे पास बचेगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये समझ में आई बात। और इफ कॉइल हैज n टर्न्स, इफ कॉइल हैज n टर्न्स, तो ये फील्ड हो जाती है n गुना, n टाइम्स, है ना। रीजन मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं। तो n से इसको मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, ये आपका फाइनल रिजल्ट है, और ये डेरिवेशन जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, वो स्पेशल केसेस देख लेते हैं एक बार, 2-3। केस 1, अगर P लाइज एट द सेंटर, अगर P जो है वो कॉइल के सेंटर पर लाई करता हो, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी। अगर वो पॉइंट P था, इधर लाते 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 सेंटर पे मैं ले आया, तो सेंटर से उसका डिस्टेंस जो है वो x है, तो पॉइंट खुद ही सेंटर पे आ गया, तो x क्या हो गया, 0 हो गया। तो इफ P लाइज एट द सेंटर, तो x क्या हो गया, x हो गया 0। यहां पे मैं x की जगह 0 पुट कर दूं, करते तो क्या बनेगा बताओ, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2, एक्स की जगह 0 पुट किया, आर स्क्वायर की पावर 3/2, स्क्वायर के आर के स्क्वायर वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, आर क्यूब बचेगा, 2 इंटू आर क्यूब, 2 और 1 ये कटा, तो म्यू नॉट आई बाय 2r, ये फॉर्मूला बनेगा। और ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डायरेक्टली डिराइव भी कर चुके हैं बच्चों, है ना। तो देखो वही फॉर्मूला आ गया, म्यू नॉट आई बाय 2r, जो पिछले लेक्चर में हमने डिराइव कर लिया है, यानी कि ये फॉर्मूला करेक्ट है भैया, प्रूव हो गया, सबूत मिल गया अब तो। ठीक, केस 2, अगर P इज फार फार अवे फ्रॉम द लूप, अगर बहुत दूर कर दिया, बहुत दूर का मतलब है इन्फिनिटी पे, है ना। बहुत दूर का मतलब है कि जो x है यानी डिस्टेंस है उसका सेंटर से, वो रेडियस के मुकाबले बहुत 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 ज्यादा हो। तो हम लोग क्या करें कि डिनोमिनेटर से r को हटा दें, क्योंकि x इतना बड़ा है r से कि r स्क्वायर उसमें ऐड करेंगे x स्क्वायर में या नहीं करेंगे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 हो गया। x स्क्वायर की पावर है 3/2, 2 से 2 कटा, x क्यूब आएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2x क्यूब, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2x क्यूब, है ना। ऊपर वाला r नहीं इग्नोर कर सकते ना, मल्टीप्लीकेशन में कैसे r इग्नोर होगा, अगर r बहुत छोटा है तो मल्टीप्लाई करके तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा, ये बहुत छोटा कर देगा इस टर्म को, तो उसका इफेक्ट मल्टीप्लीकेशन में तो है, एडिशन में नहीं। तो एडिशन वाले पार्ट से इग्नोर कर दिया, मल्टीप्लीकेशन वाले से नहीं करना। केस 3, अगर मान लो एक और केस हम लोग ले लेते हैं ऐसे ही टाइम पास अगर x और r बराबर हैं, यानी कि उतने ही डिस्टेंस पर अगर मैं पॉइंट लेता हूं जो रेडियस है कॉइल का, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड बी नेट क्या बनेगा। ये भी बी नेट था, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, तो बताओ बी नेट क्या बनेगा अगर x और r बराबर हो, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू 2r स्क्वायर होल की पावर 3/2, तो इसकी पावर भी 3/2 कर दी और इसकी भी 3/2 कर दी।
2 से 2 कटेगा, आर क्यूब, एक आर बचेगा, म्यू नॉट आई बाय 2 की पावर 1 + 3/2, 2 की पावर 5/2 आर, बी नेट। ठीक, समझ में आ रहा है? ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है इसमें, जरा वो भी देख लें। ग्राफ है बी को, अगर मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम जो डिस्टेंस है कॉइल के सेंटर से उसके अगेंस्ट प्लॉट करें, ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है कॉइल का सेंटर। कॉइल के सेंटर से मैं एक तरफ जा रहा हूं +x और दूसरी तरफ जा रहा हूं -x। ठीक, तो बच्चों अगर आप कंपेयर भी कर लो तो सबसे ज्यादा आएगा ये बाकी के आएंगे उससे कम। और वैसे भी जैसे जैसे मैं सोर्स से दूर जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो वीक होगी, है ना। चाहे मैं इस तरफ जाऊं चाहे इस तरफ जाऊं, दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। सबसे ज्यादा कहां होगी? सेंटर पर, यानी सोर्स के सबसे ज्यादा पास। तो बताओ कैसे बनेगा इसका ग्राफ? यहां पर है सबसे ज्यादा, यहां पर है सबसे ज्यादा, और फिर यहां पे जाते जाते कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, लेकिन जीरो नहीं होगी ना। जीरो कैसे होगी आप खुद सोचो। अगर आप ये वाले फॉर्मूले में, ये जो हमारा फॉर्मूला था, x को क्या पुट करें कि b 0 आए, तो डिनोमिनेटर में वहां x² था, तो x को इन्फिनिटी पुट करोगे तो b 0 आएगा ना। यानी कि कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, जैसे जैसे दूर हो जाओगे काफी ज्यादा कम हो जाएगी। लेकिन आपने इस ग्राफ को टच नहीं करना यहां पे x एक्सिस पे कि b 0 नहीं होगा कहीं पर भी। समझ में आई बात? तो ये था इसका फंडा। एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते टिपिकल, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 1, मान लो यहां पर एक कॉइल है सर्कुलर, और इस कॉइल के सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। इस कॉइल का रेडियस है r और इस कॉइल में करंट है I। ठीक, अच्छा, यहां पर भी एक कॉइल है और ये पॉइंट उसके भी सेंटर से x डिस्टेंस पर है, उसके एक्सिस पर, और इसमें भी करंट है I और इसका रेडियस भी है r। फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ये हमारा क्वेश्चन है। पॉइंट P पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, E है हमारा सवाल। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी, तो हमने सिंपली ये करना है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे और इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे निकाल के दोनों का क्या निकाल देना है, रिजल्टेंट निकाल देना है ना। तो अब आप सोचो जरा, अब इसकी डायरेक्शन पे थोड़ी सी हम लोग बात करें कि ये जो कॉइल हमने बनाया था अलोंग द एक्सिस, नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर आई थी? ऐसे। और ये कोई नई बात नहीं है, ये आपको मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं ना, कि जैसे एक सर्कुलर कॉइल है और उस सर्कुलर कॉइल में मान लो ऐसे करंट है, तो जो सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, ठीक सेंटर वाली, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो बिल्कुल कैसे होती है? स्ट्रेट होती है। और उसके लिए राइट हैंड पाम रूल बताया था मैंने उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए, कि आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्व करो इसकी डायरेक्शन में, ऐसे करंट की डायरेक्शन में, तो थंब जिस तरफ आता है, सेंटर वाली जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसकी डायरेक्शन वो होती। इसको मैंने ऐसे कर्व किया तो थंब मेरा आ रहा बाहर की तरफ, यानी कि सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है दैट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। अगर इसमें करंट होता ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, है ना, तो ऐसे इसको करा कर्व, तो थंब कैसे आ रहा है? थंब आ रहा है अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब कि सेंटर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो अंदर की तरफ जा रही है, यानी कि सेंटर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यानी एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज आइदर गोइंग अवे फ्रॉम द कॉइल और इट इज कमिंग टुवर्ड्स द कॉइल, है ना। तो इसकी जो है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या तो इधर होगी या इधर होगी, इसकी भी या तो इधर होगी या इधर होगी, किधर भी होगी तो दोनों की परपेंडिकुलर, है ना। और अगर दोनों की परपेंडिकुलर होगी बच्चों, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी बी, हाँ बी नेट लिख लेते हैं, मैं मिटा क्यों रहा हूं, उस नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी बाय पैरेललोग्राम लॉ √B1² + B2²। ओके, अच्छा, और B1 और B2 बराबर होंगे इस वाले क्वेश्चन में, तो
मान लो उसको B ले लें हम, क्यों बराबर होंगे भैया, सिमिट्री है बिल्कुल, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों में करंट सेम है और दोनों का इस पॉइंट से डिस्टेंस भी सेम है और इन्हीं फैक्टर्स पे तो डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है B इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एक टर्न के लिए 2 अंडर रूट नहीं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये अब तीनों का आर सेम है, दोनों का आर सेम है, एक्स सेम है, आई सेम है, तो दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सेम हो। उसको ले लो बी, तो बी नेट क्या होगा, बी नेट होगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b² यानी √2b। अब जस्ट हमको इस b को निकालना है और यहां पे पुट कर देना है, तो बताओ b क्या होगा, b होगा क्या, वो फॉर्मूला है सीधा सीधा, वो सब कुछ वही है, r है, x है, i है, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, समझ में आई बात? ओके, यहां पे तो सिंबल्स की टर्म्स में कर दिया है, आर एक्स वगैरह के टर्म्स में, लेकिन क्वेश्चन में आपको इनकी वैल्यूज दे रखी हो सकती है, तो आप सीधा इसमें पुट कर दो। और दूसरी बात ये है कि ये आपको जरूरी नहीं है दोनों आइडेंटिकल दिए हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, आप दोनों के लिए अलग अलग b1 b2 निकालो और इस फॉर्मूले में पुट कर दो, है ना। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। अब जैसे इस तरफ से देखने पे इस कॉइल में मेरे को करंट लग रही है ऐसे, है ना, इस तरफ से मैं देख रहा हूं तो ऐसे, यानी क्लॉकवाइज सेंस में। क्लॉकवाइज सेंस में मतलब राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज सेंस में मैंने मोड़ा तो थंब आया इस तरफ, समझ में आ रही है आपको बात? तो इसके लिए जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी इस तरफ, ये वाला कॉइल मान लो 1 है, ये वाली कॉइल 2 है, तो ये हो गया हमारा क्या, B1। इसमें करंट है ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। अब ऐसे ऐसे ऊपर से देखा, ऐसे कैसे, क्लॉकवाइज, ऐसे देखा, तो बताओ कैसे आएगा, ऐसे फिंगर्स को क्लॉकवाइज किया, थंब कैसे आ रहा है, नीचे की तरफ, यानी इसके लिए इसके एक्सिस पे फील्ड है हर एक पॉइंट पे इस तरफ। ये हो गया हमारा B2 और दोनों बराबर है ना, B1 B2 हम इसको लिखी क्यों रहे, ये भी B हो गया हमारा, ये भी B हो गया, और जब दोनों बराबर हो तो रिजल्टेंट कहाँ आता है, ठीक बीच में, यानी 45 डिग्री के एंगल पे। तो आप अगर आपने इसका डायरेक्शन भी बताना हो तो आप कहोगे मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद आइदर ऑफ द फील्ड्स। समझ में आई बात? ओके, एक क्वेश्चन और करें। मान लो 2 कॉइल्स हैं, करंट की डायरेक्शन के बारे में हमें कुछ नहीं अभी बोला है, 2 कॉइल्स हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2d, एक में करंट है I, एक में करंट है मान लो 2I, एक का रेडियस है R और दूसरे का रेडियस भी R मान लो, आइडेंटिकल है कॉइल्स तो करंट डिफरेंट है पर, और ठीक सेंटर में एक पॉइंट है O। ठीक, आगे बताता हूं। क्वेश्चन में बोला है कि टू एन ऑब्जर्वर हु इज स्टैंडिंग एट O व्हेन इज लुकिंग एट बोथ द कॉइल्स द डायरेक्शन ऑफ करंट ही ऑब्जर्व्स इज क्लॉकवाइज। जब वो O पे खड़ा होकर दोनों कॉइल्स को देखता है, जैसे मैं O पे खड़ा हूं, एक कॉइल मेरे इस तरफ है, एक कॉइल मेरे इस तरफ है, यहां O पे खड़े होकर मैं इसको भी देखता हूं तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे करंट दिखता है, इसको भी देखता हूं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दिखता है। एक ही कॉइल में अगर एक तरफ से करंट क्लॉकवाइज है तो दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना। तो मैं यहां पे खड़ा हूं तो इस तरफ भी मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, इस तरफ भी मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और बोला है फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O। O पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वेक्टर सम। अब यहां तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में होगी या अपोजिट डायरेक्शन में होगी, वो हम करके देख लें। हम सोचे कि हम खुद O पे खड़े हैं, मैं जैसे O पे खड़ा हूं, इधर एक कॉइल है, उसमें करंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे, है ना, क्लॉकवाइज मुझे दिख रहा है, तो ये फिंगर्स को मैंने कर्व किया क्लॉकवाइज सेंस में, तो थंब मेरा आया इस तरफ, है ना, ये फिंगर्स को मैंने ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में करा तो थंब मेरा आया इस तरफ, यानी इस वाले कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड होगी इधर, मान लो मैं उसको नाम दे दूं B1। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं इधर वाले कॉइल को, देख इमेजिन करना पड़ेगा आपको। अब मैं इस वाले कॉइल को देख रहा हूं, इसमें करंट है क्लॉकवाइज ऐसे, है ना, क्लॉकवाइज। अब मैंने ये जो टर्न की
अपनी फिंगर्स क्लॉकवाइज ऐसे, अपने देखने पे आए हाथ टूट गए, ऐसे कर लेते, चलो ऐसे क्लॉकवाइज, है ना। तो थंब आ रहा है उधर, यानी कि इस वाले के लिए इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है इधर, इसका नाम मैं दे दूं B2। इसका एरो मैंने थोड़ा सा जानबूझ के बड़ा बना दिया, बिकॉज बच्चों करंट को छोड़ के बाकी सारी चीजें O पे दोनों कॉइल्स के लिए बराबर है। तो करंट जिसमें ज्यादा होगा उसके लिए O पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूले में आप देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो करंट जिसमें ज्यादा उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, यानी B2 जो है मैग्नीट्यूड में बड़ा है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी B2 माइनस B1, और वो किस तरफ होगी, ऑब्वियसली ज्यादा वाले की तरफ, है ना। तो बी नेट क्या हो जाएगा, बी नेट हो जाएगा B2 मतलब इसके लिए म्यू नॉट 2I बाय आर स्क्वायर अपॉन 2, ये पूरा 2D है तो ये आधा डिस्टेंस हमको चाहिए ना, ये आधा तो D हो गया, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस म्यू नॉट इंटू आई आर स्क्वायर, इस वाले के लिए लगा रहे हैं ना अब, ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। बी नेट हो गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, कॉमन आ गया, नीचे ये भी कॉमन आ गया, 2 माइनस 1 क्या बचेगा 1, तो इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, ये हमारा आंसर हो। ठीक है, मैं सिंबल्स की टर्म्स में करा रहा हूं क्योंकि वैल्यू तो कोई भी दे सकी होती है, क्वेश्चन पता नहीं। ठीक है, बात समझ गए ना, अच्छा है ना। तो सिंबल्स की टर्म्स में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप वैल्यू तो डाल ही लोगे, उसमें क्या बड़ी बात है, कैलकुलेशन ही तो करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। वर्कशीट पे काम चल रहा है, अगर आप इस टाइम पे देख रहे हो ये लेक्चर, हो सकता है तब तक बन चुकी हो, तो आप नीचे लिंक पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी नीचे लिंक नहीं है तो 1-2 दिन में आ ही जाएगा, आप उस पर जाके लिंक को डाउनलोड करके वर्कशीट से प्रैक्टिस कर सकते हो। खूब प्रैक्टिस करो, खूब न्यूमेरिकल्स करो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।